तो चलिए देखते हैं कि नेम्स जो है मतलब कि नाउन जो है उसकी वैरायटी कितनी किस्म की है। आपके ख्याल में कितनी किस्म के नाउन होने चाहिए? 5, 6, 7, 8? अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 10 काइंड ऑफ नाउन। नाउन की 10 वैरायटियाँ हैं। नाउन जो है वो 10 किस्म का होता है। नाम जो है वो कितनी किस्म के हैं? 10 किस्म के। सो लेट्स सी इन डिटेल। जी, तो वैरायटी की जब बात की जाती है तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, जेरंड नाउन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गई 10 किस्म की वैरायटी ऑफ नाउन। नाउन की जो नाम है वो कितने किस्म के? 10 किस्म के। तो चलिए डिटेल से वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नाउन में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन। लेकिन इससे पहले पॉइंट नोट करें कि ग्रामर हाउस कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं इसमें मेरा बेसिक जो फोकस है वो है जी आपके कॉन्सेप्ट्स पर, कि वो ज़्यादा इन्हेंस हो सके, मैं उनको बूस्ट कर सकूं। इसके लिए फिर मैं ज़्यादा सिंपल और आम फहम किस्म की जो लैंग्वेज है, एग्जांपल्स हैं, वो यूज़ करता हूँ। और सबसे बढ़कर ये कि मैं कोशिश करूँगा कि जो उर्दू ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको मैं मिक्सड अप ना करूँ इसमें, बल्कि हम इसे इजी वर्ड्स में इंग्लिश में ही रहते हुए याद रखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरू करते हैं कॉमन नाउन। लेकिन कॉमन नाउन पढ़ने से पहले हमने एक बड़ी दिलचस्प डिस्कशन करनी है जो हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझने में बड़ी मदद करेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं, जगह हैं, जानवर हैं, गर्जे के दुनिया की जो भी शय आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, उनको नाम के लिहाज से दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। यानी कि आपके इर्द गिर्द इस वक्त आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, डोर है, विंडो है, फैन है, आपने अपने हैंड में जो मोबाइल पकड़ा है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, इन सब के दो दो नाम हैं। एक इनका कॉमन नेम होता है और एक इनका ख़ास, पर्टिकुलर, एक्चुअल, असली नाम होता है। कैसे? अब वाकई ऐसा है? तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, चलिए अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द में मौजूद लोगों की लिस्ट बनाई तो उनके ये नाम मुझे मिले। सबसे पहले जी, मदर, फादर, फिर मेरा एक भाई था, मैंने उसे कहा ब्रदर। इसी तरह सिस्टर, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे कहा फ्रेंड। मेरी एक छोटी बेटी, उसको मैंने बोला डॉटर। फिर मोहल्ले में एक बच्चा है जिसे मैं जानता हूँ, उसका नाम, मैं उसे क्या कहता हूँ? चाइल्ड। इसी तरह मेरा एक टीचर है, मैं उसे टीचर बोलता हूँ, टीचर। और नेक्स्ट फिर मैं मोहल्ले में एक प्लेयर को जानता हूँ, तो मैंने उसे उसका नेम क्या लिखा? प्लेयर। इसी तरह एक और मैं लिखता मैन, कोई भी शख्स या पर्सन। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी नेम मैंने मेंशन किए, जिनकी मैंने लिस्ट तैयार की लोगों की, उसमें क्या था? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, डॉटर, चाइल्ड, टीचर, प्लेयर, मैन या फिर पर्सन। तो स्टूडेंट्स, ये हैं जी उन लोगों के आम नाम। अब ये कैसे पता चले कि उनके ख़ास नेम्स, एक्चुअल, असली, यानी कि उनके जो प्रॉपर नेम्स हैं वो कौन से हैं? पहले तो मैंने आपको बताया ना उनके कॉमन नेम्स, क्योंकि हमने क्या एक्सपीरियंस करना है, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई हर चीज़ के दो दो नेम्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले लोगों की लिस्ट इकट्ठी की, तो उसमें हमने देखा कि लोगों के जो कॉमन नेम्स थे वो मेंशन कर दिए गए। अब देखते हैं कि उनके असली वाले एक्चुअल नेम्स कौन से। जी, तो जब मैंने लिखा मदर तो वो था एक कॉमन नेम। अब मेरी मदर का एक एक्चुअल नेम है, प्रॉपरली उनको जो है एक नेम दिया हुआ है, और वो क्या है जी? शहनाज। तो ये हुआ उनका प्रॉपर नेम। नेक्स्ट है जी फादर।
अब फादर जो है वो मेरे वालिद का एक कॉमन नेम, मैं उन्हें फादर कहता हूँ, वो फादर उनका एक कॉमन नेम, लेकिन उनका जो एक्चुअल नेम वो क्या होगा, आरिफ। इसी तरह मेरे भाई का नाम अली। अब सिस्टर एक कॉमन नेम, लेकिन उसका जो प्रॉपर एक्चुअल नेम है वो क्या है जी, आयशा। फ्रेंड दोस्त एक कॉमन नाम था, लेकिन जो उसका सही वाला असली नेम था वो क्या था, शाहिद। इसी तरह डॉटर, और जो एक्चुअल नेम वो क्या, फातिमा। चाइल्ड उस बच्चे का नाम, वो जो मैंने बताया मेरे मोहल्ले में है, तो वो तो है एक चाइल्ड, लेकिन उसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है जी, जॉन। इसी तरह टीचर, अब मेरे टीचर का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है जी, दस्तगीर। इसी तरह प्लेयर, तो प्लेयर का असली नेम जो है वो क्या है जी, वसीम अकरम। इसी तरह मैन या कोई भी शख्स, और उसका असली नेम क्या है, असलम। जी तो स्टूडेंट्स, कितना दिलचस्प था। हमने जब लोगों की लिस्ट तैयार की तो हमने देखा कि एक उनका कॉमन कैटेगरी वाला नेम है और एक उनकी कैटेगरी ख़ास है, एक उनकी एक्चुअल प्रॉपर कैटेगरी है, उनका प्रॉपर एक नेम है। लेकिन उनके जो कॉमन नेम्स हैं, जो कॉमन नाउन्स हैं, वो उनको उनकी आइडेंटिटी नहीं लेने देते, वो उनको जनरल आम कर देते हैं। मसलन जब मैं कहता हूँ प्लेयर, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, तो अब दुनिया में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं पता कि किस खिलाड़ी की बात हो रही है, लेकिन जो ही मैंने उस प्लेयर का नेम ले लिया वसीम अकरम, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, हाईलाइट हो गया, वो प्रॉपर बन गया। इसी तरह वर्ड फ्रेंड है, तो सिर्फ फ्रेंड कह देने से क्या पता चलता है कि किसकी बात हो रही है, जब तक मैं उसका नेम मेंशन नहीं करूँगा। तो लफ्ज़ फ्रेंड जो है वो आम लफ्ज़ है, कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जब वो अपने दोस्त का नेम बता देता है तो उसे एक आइडेंटिटी मिल गई, तो वो प्रॉपर नेम बन गया। अच्छा, ये तो था पीपल की जो लिस्ट हमने तैयार की। अब एनिमल्स जो हैं, अगर मैं अपनी सराउंडिंग में से, अपने इर्द गिर्द में से उनके नेम्स जो हैं वो इकट्ठे करूं, कलेक्ट करूं, तो फिर देखते हैं जी उनकी लिस्ट कैसे तैयार होती है। तो मेरे पास जो एनिमल्स हैं उनके जो कॉमन नेम्स हैं वो ये हैं जी, डॉग, टाइगर, कैट, डक। अब डॉग जो है वो एक कॉमनली उसका नेम है डॉग। अब देखना ये है क्या उसका दूसरा नेम, एक्चुअल नेम जो है वो भी है। तो डॉग का जो एक्चुअल नेम है वो मुझे क्या मिला, फिडो। उसका नाम क्या रखा हुआ था, फिडो, FIDO, फिडो। तो ये उसका एक्चुअल मतलब कि प्रॉपर नेम आ गया। इसी तरह टाइगर, अब टाइगर जो है वो कॉमन है, बहुत सारे टाइगर्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसमें से मैंने एक टाइगर का नेम जो है वो मेंशन कर दिया और उसका नेम क्या था, स्पीडो। तो स्पीडो जो है वो उसका एक्चुअल नेम, उसका प्रॉपर नेम आ गया। तो एक हमने देखा कि उसकी कॉमन कैटेगरी यानी कॉमन वाला नेम, और दूसरा प्रॉपर वाला नेम यानी एक्चुअल वाला, सही वाला नाम। इसके बाद है जी कैट। अब ये है एक कॉमन नेम, क्या इसका एक्चुअल नेम भी मौजूद है, जी बिल्कुल, लूफ़ी। इसके अलावा डक, और डक का एक्चुअल नेम जीटा। तो ये थे एनिमल्स। अब देखते हैं थिंग्स, चीज़ें। चीज़ों में क्या आ जाता है, कोई भी दुनिया की चीज़। चलें एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या वाकई इनके भी दो दो नेम्स हो सकते हैं चीज़ों के। जब मैं कहता हूँ जी कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल बुक, तो बुक है कॉमन। अब इसका ख़ास नेम क्या हो सकता है, जी बिल्कुल, जब मैं कहूँगा कुरान, या फिर जब मैं कहूँगा बाइबल, या फिर किसी बुक का नेम लेता हूँ, सनशाइन मैं कह देता हूँ, सनशाइन एक किताब का नेम है। तो इसके अलावा जीन्स, जीन्स जीन्स जो पहनते हैं, तो ये एक कॉमन नेम, लेकिन इसका जब स्पेसिफिक नेम मैं रखूँगा, एक ख़ास दूसरा नेम, जब मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर नेम इसका जब देखना है, तो वो क्या है जी, लिवाइस। इसके अलावा है टेबल। तो अब जो टेबल है, टेबल एक कॉमन नाउन, लेकिन अब जो मेरे घर में टेबल है उसका मैंने एक नेम रखा हुआ है, और वो क्या है जी, डाइक, DYKE, डाइक। तो डाइक उसका एक्चुअल नेम आ गया। इसी तरह मोबाइल, अब मेरे पास जो मोबाइल है वो इसका कॉमन नेम है, मोबाइल कॉमन। और भी बहुत सारे मोबाइल हो सकते हैं, अब पता नहीं मैं किस मोबाइल की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ही मैं उसका असली नेम बताऊँगा तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि हाँ यही इसका प्रॉपर नेम है। तो इसका प्रॉपर नेम फिर मोबाइल का क्या है जी, iPhone X।
तो आपने देखा सबसे पहले हमने लोगों के देखे कि दो दो नेम होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। एनिमल्स के भी दो दो नेम्स होते हैं, जी बिल्कुल। और थिंग्स के भी देखा कि वाकई एक आम नाम और एक ख़ास नाम। इसी तरह अगर जगह आ जाती हैं, प्लेसेस, तो चले देखते हैं कि प्लेसेस जो हैं उनके भी क्या दो दो नेम्स हो सकते हैं। अब फ़र्ज करें पहली प्लेस जो है, मैं कहता हूँ कोई सिटी है, शहर, तो अब उसका नेम, प्रॉपर नेम क्या है एक्चुअल, सिटी उसका कॉमन नेम होगा, और उसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है जी, गुजरात, या फिर मैं कहता हूँ नारोवाल। इसी तरह स्टेट, एक रियासत, अब मैं कौन सी रियासत में रहता हूँ, मैं कहता हूँ जी उसका प्रॉपर नेम क्या है, पंजाब। अगर ये कोई कंट्री है तो कंट्री एक जगह का नाम है, कॉमन नेम, लेकिन उसका दूसरा एक प्रॉपर नेम मौजूद है, और वो मैं क्या लिखूँगा, पाकिस्तान। इसी तरह मेरे घर के करीब अगर एक पार्क है तो उस पार्क का एक नेम है, और वो क्या है जी, इकबाल पार्क। अब पार्क जो है वो कॉमन नेम है जगह का, उससे पता नहीं चलता कि कौन सी जगह, लेकिन जब मैंने उसको प्रॉपरली एक नेम दे दिया तो मुझे वाज़ेह हो गया कि वाकई ये एक ख़ास जगह है। इसी तरह मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, तो यूनिवर्सिटी एक कॉमन नेम है, इसी को मैंने एक प्रॉपर एक्चुअल नेम देना है, और वो क्या है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी का एक्चुअल प्रॉपर नेम आ गया जी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दी गई हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन जी। तो स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि किसी का आम नाम, कॉमन नेम या कॉमन नाउन, तो इससे हमारी क्या मुराद होती है, हम कॉमन नेम को या नाउन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए कि कॉमन नेम जो है, इससे मुराद ये कि हम किसी ऐसी चीज़ का नाम बताने जा रहे हैं जिस जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने कहा डॉग, तो डॉग को सुनते ही हमारे जहन में बहुत सारे डॉग्स आ सकते हैं। हमें नहीं पता कि मैं किस डॉग की बात कर रहा हूँ, दुनिया में और भी बहुत सारे उस डॉग जो हैं उस जैसे मौजूद हैं। लेकिन जब मैंने उसका नेम वाज़े कर दिया फिडो, तो फिर वो पहले था आम कैटेगरी, उसकी कॉमन था, पहले वो डॉग कॉमनली जो पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को बता रहा था कि डॉग, जितने भी डॉग हैं। लेकिन फिर जब मैंने उसे कहा फिडो, डॉग का नेम बता दिया, तो वो फ़ौरन चेंज हो गया, वो फिर कॉमन नहीं रहा बल्कि वो प्रॉपर यानी एक्चुअल असली नाम उसका सामने आ गया। तो साबित हुआ कि कॉमन नेम्स उन चीज़ों के नाम होते हैं जिन जैसी दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हों। लेकिन जब हम ख़ास नाम की बात करते हैं, प्रॉपर नेम की या नाउन की बात करते हैं, तो इससे मुराद कि किसी ऐसी चीज़ का नाम जिस जैसी कोई दूसरी चीज़ दुनिया में मौजूद ना हो, वो ख़ास चीज़ है, वो रेयर है, वो यूनिक है, वो अपनी ज़ात में अकेली है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। उसे ही हम क्या कहते हैं कि ये प्रॉपर है, ये एक्चुअल है, ये ख़ास है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जस्ट मैंने ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए टेक्निक यूज़ की कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाए कि ठीक है, नेम्स जो है वो कॉमन भी होते हैं और ख़ास भी होते हैं। हर चीज़ जो है वो दो कैटेगरीज में फॉल करती है, एक उसकी आम कैटेगरी है और एक ख़ास में उसका असली नाम है, और आम कैटेगरी में जो कॉमनली उसका नेम बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, सिटीज़ और आइडियाज़ आर कॉल्ड कॉमन नाउन। लोगों, जगहों, चीज़ों, जानवरों, शहरों या आइडियाज़ के आम नाम कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। अब देखते हैं जी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। Actual names of people, places, things, animals, cities or ideas are called proper nouns.
लोगों, जगहों, चीज़ों, जानवरों, शहरों या आइडियाज़ के असली यानी ख़ास नाम ही प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉमन नाउन के बारे में आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ ये याद रखने हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि इन चीज़ों के नाम जिन जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हों वो नाम कॉमन नाउन कहलाते हैं, मतलब कि जनरल नेम्स। सेकंड नोट करें, कॉमन नाउन्स हमेशा स्मॉल लेटर से यानी छोटे हरूफ से शुरू होते हैं, छोटे हरूफ से लिखे जाते हैं। मसलन जब मैं कहता हूँ आई सॉ अ बॉय एट द एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट पर एक लड़के को देखा, तो यहाँ पर बॉय जो है ये कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय का एक्चुअल असली नाम तो मेंशन नहीं है बल्कि कॉमनली मैंने बोला बॉय। तो बॉय का जो बी है ये आप देख रहे हैं स्मॉल लेटर से है। तो इसमें 2 रीज़न्स हैं कि ये कॉमन नाउन क्यों है। नंबर 1 ये स्मॉल लेटर से लिखा गया है और नंबर 2 इसका एक्चुअल असली वाला नेम जो है वो मेंशन नहीं है। हो सकता है इस लड़के का नाम अली हो, असलम हो, असगर हो, हमें इसका नहीं पता, इसलिए बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। और एयरपोर्ट बी कॉमन नाउन है। इसका फर्स्ट वाला जो लेटर है वो छोटा रूफ है, स्मॉल लेटर है। एक तो ये इसको कॉमन नाउन बना रहा है और दूसरा ये कि एयरपोर्ट का नेम मेंशन नहीं है, एक्चुअल प्रॉपरली जो उसको एक नाम दिया हुआ है वो मेंशन नहीं है। तो आई सॉ अ बॉय एट द एयरपोर्ट, इसमें बॉय और एयरपोर्ट दोनों जो हैं ये कॉमन नाउन्स होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर कॉमन नाउन जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट वाला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, क्योंकि अंग्रेजी ज़बान में सेंटेंसेस का ये रूल है कि हर नया सेंटेंस जो है वो बड़े रूप से ही शुरू होता है। तो उसमें जब आप नया सेंटेंस लिखने जा रहे हैं तो अगर कॉमन नाउन जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा फिर तो ऑटोमेटिकली आप उसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, लेकिन वो रहेगा क्या, कॉमन नाउन ही। मसलन जब मैं कहता हूँ बॉय वॉज क्राइंग, लड़का चला रहा था, तो इसमें आपने देखा कि बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन चूंकि ये फिक्रे के शुरू में आया इसलिए हमें इसका बी जो है वो कैपिटल लिखना पड़ा। इसी तरह जब इसी बॉय को मैं इस सेंटेंस में यूज़ करूँगा आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो यहाँ पर बॉय का बी डेफिनेटली स्मॉल होगा क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों? क्योंकि बॉय का एक्चुअल प्रॉपर असली वाला नेम मेंशन नहीं है। नेक्स्ट नोट करें जी प्रॉपर नाउन के जो पॉइंट्स हैं। नंबर 1 वो ख़ास चीज़ें जिन जैसी दूसरी कोई चीज़ दुनिया में मौजूद ना हो, वो यूनिक हों, रेयर हों, उनका अपना एक नाम हो, वही प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा कि प्रॉपर नाउन उन चीज़ों के नेम्स होते हैं जिनकी अपनी एक ख़ास पहचान होती है, जिन जैसी कोई दूसरी दुनिया में मौजूद ही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, तो ये प्रॉपर नाउन है। आप देख सकते हैं कि क्या दुनिया में कोई और पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका मौजूद है? इसका आंसर नो, ये यूनिक हैं, रेयर हैं। एक ही है पाकिस्तान, एक ही है चाइना, एक ही है अमेरिका, दूसरा तो कोई है नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ अली, असलम, अकरम, तो तमाम इंसानों के जो नेम्स हैं याद रखिए वो भी क्या हैं, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इवन कि अगर मैं 10 लड़के यहाँ पर ले आता हूँ और 10 का नेम ही क्या है, अली, तो वो 10 दफ़ा जब मैं अली लिखूँगा तो वो प्रॉपर ही रहेगा, कैपिटल लेटर से ही लिखता रहूँगा, उनको प्रॉपर नाउन ही बोलूँगा, क्योंकि एक अली जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, वो उससे मैच नहीं करता। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा ज़ुबानों के लैंग्वेजेस के नेम जब लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, पंजाबी, बलोची, कोरियन, जर्मन, तो इनका याद रखिए फर्स्ट वाला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि दुनिया की तमाम ज़ुबानों के नेम्स जो हैं वो क्या है, प्रॉपर हैं। आप कभी भी इंग्लिश का ई छोटा नहीं लिखेंगे, कभी भी उर्दू का यू जो है वो छोटा नहीं लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा बल्कि कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। बाय द वे ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लैंग्वेजेस और ह्यूमन नेम्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिए कि कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को
गैस करना इसलिए भी बड़ा आसान है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो फिक्रे में हमेशा कैपिटल लेटर से यानी बड़े रूप से लिखा गया होता है, जबकि जो कॉमन नाउन्स हैं वो स्मॉल लेटर से छोटे रूप से लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, हमने कॉमन नाउन्स को देखा कि वो आम कैटेगरी होती है और प्रॉपर नाउन वो ख़ास कैटेगरी होती है, तो फिर कॉमन यानी आम कैटेगरी से हम क्या मुराद लेते हैं और ख़ास कैटेगरी से हम क्या मुराद लेते हैं, ये भी हमने देखा। यानी कि ख़ास वो जिन जैसा कोई और नहीं है और आम जिन जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो होप दैट कि अब आपको समझ आ गई होगी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, मैं एक मुसन्नफ़ बनना चाहता हूँ। तो इसमें राइटर जो है ये कॉमन नाउन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि राइटर का W जो है वो छोटे रूप से लिखा गया है। और उसके बाद ये है कि हमें राइटर का एक्चुअल प्रॉपर असली नाम मौजूद नहीं है, मेंशन नहीं है, इसलिए राइटर जो है वो कॉमन है। तो फिर राइटर जो है वो प्रॉपर कब होगा, जब मैं कहूँगा शेक्सपियर रोट मैनी बुक्स, शेक्सपियर ने बहुत सारी किताबें लिखी। तो यहाँ पर राइटर का मैंने नेम मेंशन कर दिया और वो है जी शेक्सपियर। अब ये कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन हमेशा लिखा जाता है, तो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह चूँकि ये एक्चुअल असली नेम है राइटर का, तो इस लिहाज से भी हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रॉपर नाउन है। रोट मैनी बुक्स, अब बुक्स जो है ये यहाँ पर कॉमन नाउन है और आपने देखा कि ये छोटे रूप से लिखा गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बुक जब मैं कहता हूँ या बुक्स कहता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं किन किताबों की, किन बुक्स की बात कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो ही मैं उनको एक नेम देता हूँ तो फिर वो प्रॉपर बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, कॉमन नाउन। इसी तरह जब मैं कहता हूँ लेट्स गो टू सिटी, चलो शहर को चलते हैं, तो यहाँ पर जो सिटी है ये एक जगह का नेम है, लेकिन ये कॉमन नेम है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर से तो लिखा नहीं गया, बड़े रूप से नहीं लिखा गया, इसलिए ये जो है कॉमन नाउन है। और सबसे बढ़कर ये कि सिटी का नेम मेंशन नहीं है, इसके एक्चुअल नाम का हमें नहीं पता। तो फिर देखते हैं कि किसी जगह का जब एक्चुअल नेम यूज़ किया जाए तो वो कैसे प्रॉपर नाउन बन जाता है। आई विजिटेड इस्लामाबाद, मैंने इस्लामाबाद की सैर की। अब यहाँ पर इस्लामाबाद जो है ये एक सिटी का प्रॉपर नेम है और सबसे बढ़कर आपने देखा कि कैपिटल लेटर से बड़े रूप से शुरू हो रहा है। आई इसमें जो है ये कैपिटल लेटर है। तो इसके अलावा ये एक जगह थी, लेकिन उस जगह को एक जब नेम मिल गया उसी सिटी को, तो वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। इसके अलावा ये कि दुनिया में इस्लामाबाद यूनिक है, रेयर है, इस जैसा कोई और सिटी मौजूद नहीं है, इसलिए भी हम इसे कहेंगे कि ये एक प्रॉपर नाउन है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। माय फ्रेंड लिव्स इन चाइना, मेरा दोस्त चाइना में रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फ्रेंड है वर्ड दोस्त, ये कॉमन नाउन है। इसकी पहली पहचान कि फ्रेंड का नेम मेंशन नहीं है, ये उसका कॉमन नेम है। फ्रेंड अली भी हो सकता है, उसका नेम असलम भी हो सकता है, असगर हो सकता है, कोई भी उसका नेम मेंशन नहीं है यहाँ पर। तो ये फ्रेंड जो है ये कॉमन नाउन है और उसके अलावा ये स्मॉल लेटर से लिखा हुआ, ये हिंट भी हमें बताता है कि ये कॉमन नाउन ही है। इसके अलावा चाइना जो है पहला हिंट कि कैपिटल लेटर से बड़े रूप से लिखा गया है, प्रॉपर नाउन होगा। और उसके अलावा ये एक कंट्री है, लेकिन जब उस कंट्री को मैंने नेम मेंशन कर दिया उसका, तो वो क्या है, चाइना, तो फिर डेफिनेटली वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि उसको प्रॉपरली एक नेम मिल गया। इसके अलावा चाइना इसलिए भी प्रॉपर नाउन कि दुनिया में कोई और चाइना जैसा कंट्री मौजूद नहीं है, वो यूनिक है। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यानी आम नाम और ख़ास नाम का कॉन्सेप्ट। तो हमने सीखा कि किस तरह कॉमन नाउन जो हैं वो आम चीज़ों के नाम होते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, कॉमन नाउन जो हैं वो स्मॉल लेटर से छोटे हरूफों से शुरू होते हैं, लेकिन अगर फिक्रे के शुरू में आ जाएं तो फिर डेफिनेटली हम उन्हें कैपिटल लेटर से बड़े हरूफ से लिखेंगे। इसी तरह प्रॉपर नाउन के बारे में हमने क्या सीखा कि प्रॉपर नाउन उन ख़ास चीज़ों के असली नाम होते हैं जिन जैसी कोई दूसरी चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं होती, वो स्पेशल होती है, यूनिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि प्रॉपर नाउन बड़े हरूफ से शुरू होते हैं, बड़े हरूफ से कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। और सबसे बढ़कर कि ये चीज़ों के प्रॉपर नेम्स यानी एक्चुअल नेम्स, असली वाले
नाम होते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड काइंड ऑफ नाउन है कंक्रीट नाउन, हकीकी चीज़ों के नाम। तो स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जो हकीकत पर मबनी होगी, जो रियलिटी बेस्ड है, वही कंक्रीट है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ हकीकी है या गैर हकीकी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ग्रामर में हर वो चीज़ जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, जो वजूद रखती है, वही हकीकी है, वही कंक्रीट है। और ग्रामर किसी चीज़ की रियलिटी, किसी चीज़ की फिज़िकल एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की हकीकत को परखने के लिए, जांचने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करती है जी। तो ग्रामर ये देखने के लिए कि कोई चीज़ हकीकी है या गैर हकीकी, वो अल्लाह पाक ने आपको जो 5 सेंसेस, हवा से खमसा 5 हिस्से दी हुई हैं, उनके ज़रिए मालूम करने की कोशिश करती है। यानी कि ग्रामर में अगर किसी शय का नाम या कोई चीज़ हवा से खमसा 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस पर भी पूरा उतर जाए, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये कंक्रीट है, इसका कोई वजूद है, इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। अब 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विजन, देखने की हिस्स, हीयरिंग, सुनने की हिस्स, स्मेल, सूंघने की हिस्स, टेस्ट, चखने की हिस्स, टच, छूने की हिस्स। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया कि हर वो चीज़ जो इन 5 सेंसेस में से कम किसी एक सेंस पर पूरा उतर जाए, तो आप उसको नाम ग्रामर में क्या देंगे? कंक्रीट नाउन। यानी कि हर उस चीज़ का नाम जिसे या तो आप देख सकें या फिर आप सुन सकें, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे सूंघ सकें, स्मेल कर सकें, अगर नहीं तो फिर आप उसे टेस्ट कर सकें, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप उसको टच कर सकें। और अगर ये पांचों चीज़ें जो हैं वो उसमें वजूद नहीं है, आप इन पांचों सेंसेस से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो किसी एक पर भी पूरा नहीं उतर रही, तो फिर आप उसे कंक्रीट नहीं कह सकते। आप फिर कहेंगे कि ये हकीकी नहीं है, ये गैर हकीकी नाम है। तो स्टूडेंट्स, बस हमने सीखा कि कंक्रीट नाउन की कोई ना कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर सुनकर, चख कर आप कह सकते हैं कि ये कंक्रीट नाउन है। मसलन जब मैं एक नाम लेता हूँ स्काई, स्काई मीन्स आसमान। अब कि मुझसे ये पूछे कि ये कंक्रीट है या नहीं, तो मैं अपनी 5 सेंसेस में से देखूंगा कि इस पे कौन सी मैच करती है। ये नाम पांचों सेंसेस में से किस सेंस पे पूरा उतरता है। तो इसका आंसर है कि मैं स्काई को, आसमान को देख सकता हूँ। आई कैन सी इट। इट मीन्स कि ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगरेंस, खुशबू। तो खुशबू को मैं सूंघ सकता हूँ। आई कैन स्मेल इट। मैंने अपने 5 सेंसेस में से देखा कि इसे मैं टच तो कर नहीं सकता, टेस्ट भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो फिर मेरे पास एक सेंस बची, वो क्या थी? स्मेल करने की। तो मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ। दिस इज वाई इट विल बी कॉल्ड अ कंक्रीट नाउन। तो नेक्स्ट वर्ड है बुक। तो ये देखने के लिए कि आइदर इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका कोई वजूद है या नहीं, तो मैंने अपनी 5 सेंसेस में से इसको आइडेंटिफाई किया कि मैं इसको देख सकता हूँ और इसको छू भी सकता हूँ। आई कैन सी इट एंड टच इट। इट मीन्स कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका कोई वजूद है, सो इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ कंक्रीट नाउन। तो नेक्स्ट नेम है सोल्ट। सोल्ट मीन्स नमक। तो अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि नमक जो है वो कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट, हकीकी है या गैर हकीकी, तो ये चीज़ देखने के लिए फिर मैं क्या करूँगा? मैंने इसको चखा और चख कर मैं कह सकता हूँ कि येस आई कैन टेस्ट इट। मैं इसको चख सकता हूँ। यानी कि मेरी 5 सेंसेस में से जो चखने वाली हिस्सा है उसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर ये नाउन, ये नाम पूरा उतरता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इट इज़ ऑल्सो अ कंक्रीट नाउन। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है जी म्यूज़िक या फिर साउंड। तो आप कोई मुझसे ये पूछे कि म्यूज़िक जो है या फिर जो साउंड है, साउंड मतलब आवाज़,
अब ये बताएं जी, ये कंक्रीट है या नहीं, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो इसका आंसर है कि मैं अपनी 5 सेंसेस में से देखूंगा कि वर्ड म्यूज़िक जो है वो किस पे पूरा उतरता है। नंबर 1 सी, क्या मैं इसको देख सकता हूँ? आंसर है नो। छू सकता हूँ? नो। टच कर सकता हूँ म्यूज़िक को? नहीं। म्यूज़िक को मैं सूंघ सकता हूँ? नो। तो फिर लास्ट पे मेरे पास एक सेंस बच जाती है, वो है जी हियर, सुन सकता हूँ। इट मीन्स के पांचों सेंसेस में से किसी एक पर ये पूरा उतर गया, तो मैं कहूँगा कि यस इट इज़ कंक्रीट नाउन। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका कोई वजूद है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वर्ड जो म्यूज़िक है या फिर साउंड, साउंड का मतलब आवाज़, तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो कंक्रीट नाउन है क्योंकि इनका कोई वजूद है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जितने वर्ड थे, स्काई, फ्रेगरेंस, बुक, सोल, म्यूज़िक या साउंड, तो ये सब के सब कंक्रीट थे। ये 5 सेंसेस में से किसी एक पे पूरा उतरते थे। तो क्या कोई ऐसा वर्ड भी है जो पांचों पे पूरा ना उतर रहा हो? तो बड़ा सिंपल है जी। जब मैं कहता हूँ एंगर, गुस्सा, तो अब आप देखें इस वर्ड को मैं स्मेल कर सकता हूँ गुस्से को? नो। टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं। सीन देख सकता हूँ? नो। टच कर सकता हूँ? नो। हियर सुन सकता हूँ गुस्से को? नो। तो मैं कहूँगा एंगर एक ऐसा वर्ड है जिसको ना मैं छू सकता हूँ, ना ही देख सकता हूँ, ना ही सूंघ सकता हूँ, और सुन भी नहीं सकता, चख भी नहीं सकता। तो ये कंक्रीट नाउन नहीं है, बल्कि ये कंक्रीट नाउन का उलट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मैं कहूँगा कि नहीं, एंगर जो है ये कंक्रीट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज़ कंक्रीट कब होती है, कंक्रीट क्या है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो पांचों सेंसेस में से किसी पे पूरी उतर जाएगी, वही क्या है जी, चीज़ कंक्रीट है। और उसी चीज़ का नाम जो है वो ग्रामर में क्या होगा, कंक्रीट नाउन। तो चलिए फिर कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन देखते हैं और आप देखिए कितनी जल्दी आपको समझ आती है। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है, a concrete noun is a name that can be identified through one of 5 senses. एक हकीकी नाउन वो नाम होता है जिसे किसी ना किसी एक हवासे खमसा से पहचाना या मालूम किया जा सके। तो स्टूडेंट्स हमने इतनी डिस्कशन की है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस डेफिनेशन को आप खुद डिफ़ाइन करने के काबिल हो गए हैं। बाय द वे इसमें क्या लिखा है जी, डेफिनेटली कि कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाम जिसे जो 5 सेंसेस हैं, हवासे खमसा हैं 5, उनमें से किसी न किसी एक पर पूरा उतरने के लिए आइडेंटिफाई किया जाए, जांचा जाए, तो वही क्या होता है, कंक्रीट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस। फिक्रों में अब इनको यूज़ करके देखते हैं जी। तो एग्जांपल है, व्हाट इज़ दैट नॉइज़, ये शोर कैसा है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड नॉइज़ है, शोर है, इसको मैंने अंडरलाइन किया। तो आपने देखा कि इसको मैं सुन सकता हूँ, यू कैन हियर इट, आप इसको सुन सकते हैं शोर को, तो इसलिए फिर ये क्या होगा, कंक्रीट नाउन। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर अली विद हिज फ्रेंड मेड अ प्लान टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, कि अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर अली ने अपने दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया की सैर करने का प्लान तैयार किया। तो स्टूडेंट्स इसमें जो नाउन्स हैं, पहले तो मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले है जी रिटायरमेंट, उसके बाद मिस्टर अली, फिर है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट है प्लान, मंसूबा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, किसी मुल्क का नेम। तो सबसे पहले है जी रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट को मैं सुन सकता हूँ, नो। देख सकता हूँ, नो। चख सकता हूँ, नो। सूंघ सकता हूँ, नो। छू सकता हूँ, नो। फिर रिटायरमेंट क्या हुआ, ये कंक्रीट नाउन नहीं है, ये गैर हकीकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट है जी मिस्टर अली। तो मिस्टर अली जो है इसको मैं देख सकता हूँ, यस, तो यहीं पे पूरा उतर गया 5 सेंसेस में से किसी एक पे। इसको मैं छू भी सकता हूँ, तो मिस्टर अली जो है वो कंक्रीट नाउन। तो इसके बाद है जी फ्रेंड। तो फ्रेंड को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह प्लान, मंसूबा, तो इसको मैं सुन सकता हूँ मंसूबे को, नो। प्लान को मैं देख सकता हूँ, नो। चख सकता हूँ, नो। सूंघ सकता हूँ, छू सकता हूँ, आंसर है बिल्कुल नहीं। तो फिर प्लान जो है वो क्या होगा, एक गैर हकीकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इसे मैं कंक्रीट नहीं कह सकता। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है,
किसी मुल्क का नेम। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की मैं सैर कर सकता हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ? तो आंसर है यस, सो आई कैन सी इट। तो ये क्या है जी ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक कंक्रीट नाउन है, हकीकी चीज़ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें और वो ये है कि नेम जो है नाउन, ये एक से ज़्यादा ग्रामेटिकल कैटेगरीज का हिस्सा हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा काइंड में फॉल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नाम जो है वो प्रॉपर है तो ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स हो गया और वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही रहेगा, नो बल्कि वो एट द सेम टाइम कंक्रीट भी हो सकता है, वो एट द सेम टाइम काउंटेबल भी हो सकता है। मतलब कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो तीन तीन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, वो काउंटेबल भी है, वो कंक्रीट भी है, वो प्रॉपर भी है। कैसे? अब फ़र्ज़ करें इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो हमने ऊपर बयान की है। तो इसमें एक नाम है जी ऑस्ट्रेलिया, किसी कंट्री का नेम, और दूसरा वर्ड मैं ले लेता हूँ, दूसरा नेम वो है फ्रेंड। तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है। हिंट क्या है? नंबर 1, एक तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है क्योंकि इस जैसा कोई दूसरा कंट्री दुनिया में मौजूद नहीं है। इसके बरक्स जो फ्रेंड है ये कॉमन नाउन है, एक तो स्मॉल लेटर से लिखा जा रहा है और दूसरा ये कि फ्रेंड का नेम मेंशन नहीं है। दुनिया में बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड। तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंड ये दो नेम्स हैं मेरे पास। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि ये कंक्रीट नाउन भी है क्योंकि इसको देखा जा सकता है। इसी तरह फ्रेंड जो है ये भी कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसकी भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसे भी देखा जा सकता है या फिर छुआ जा सकता है। इसी तरह मिस्टर अली ये प्रॉपर नाउन भी है क्योंकि आपने देखा मिस्टर अली का, मिस्टर का भी एम कैपिटल है, ए अली का ए जो है वो भी कैपिटल है। तो मिस्टर अली इंसानों के जितने नाम है वो तो वैसे प्रॉपर होते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है लेकिन एट द सेम टाइम ये एक कंक्रीट नाउन भी है। बल्कि आप अली को गिन भी सकते हैं, तादाद में एक ही है अली, तो ये काउंटेबल नाउन भी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है, ऑस्ट्रेलिया एक ही है तादाद में, इसको आप काउंटेबल भी कह सकते हैं। फ्रेंड जो है ये कॉमन नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है और इसको आप गिन भी सकते हैं। फ्रेंड का मतलब एक, किसी एक दोस्त की बात हो रही है तो ये तादाद में एक, तो इसको आप काउंटेबल भी कह सकते हैं। काउंटेबल का मतलब कि आप फ्रेंड जब आपके सामने नेम लिया जाता है तो वो किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो 10 हो 15 हो और वो काबिल शुमार है। तो काउंटेबल तो भी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन वैसे बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि नाउन जो है वो साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ कैटेगरीज में एट द सेम टाइम फॉल कर सकता है, उसका हिस्सा हो सकता है एक से ज़्यादा कैटेगरीज का। इसके बाद स्टूडेंट्स कंक्रीट नाउन की एक और एग्जांपल एक सेंटेंस में देखते हैं। आई कैन लिसन द म्यूज़िक इन माई रूम, मैं अपने कमरे में म्यूज़िक सुन सकता हूँ। तो इसमें मैं दो वर्ड्स, दो नाम जो हैं म्यूज़िक और रूम, इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों इसमें नाउन हैं। अब देखना ये है कि आइदर दे आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, कि वो हकीकी हैं या गैर हकीकी, यानी कंक्रीट हैं या एब्स्ट्रैक्ट। तो म्यूज़िक, अब जब मैं म्यूज़िक का एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कि मैंने करना क्या है, इसको कैसे गैस करना है, तो मैं कहूँगा कि हाँ म्यूज़िक को मैं सुन सकता हूँ। तो जो मेरी सुनने वाली हिस्सा है उससे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह रूम जो है इसकी भी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है क्योंकि मैं इसको छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, टच कर सकता हूँ और सीन कर सकता हूँ। इट मीन्स कि ये भी कंक्रीट नाउन होगा। और म्यूज़िक इसकी भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस क्योंकि मैं इसे सुन सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था कंक्रीट नाउन। इसमें हमने क्या सीखा कि हर वो नाउन, हर वो नाम कंक्रीट है जिसकी कोई ना कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस होगी। और फिज़िकल एग्जिस्टेंस कब होगी? जब वो 5 सेंसेस में से 5 हिस्सों में से कम किसी एक हिस्से पे पूरा उतरे, हम किसी एक सेंस से उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये था कंक्रीट नाउन। अब नेक्स्ट नंबर 4 चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, यानी गैर हकीकी नामों की तरफ। तो स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन का बिल्कुल उलट है। कंक्रीट नाउन क्या था? जिसका कोई वजूद है, जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, जो 5 सेंसेस में से किसी न किसी एक हिस्से पे पूरा उतरता है। लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गैर हकीकी नाम। तो गैर हकीकी नाम वो होता है जिसका ना तो कोई
वजूद हो और जिसको हम 5 सेंसेस में से किसी एक के ज़रिए भी टेस्ट या आइडेंटिफाई ना कर सकें, यानी वो 5 सेंसेस जो हवासे खमसा हैं उनमें से किसी एक पर भी पूरा ना उतरे, तो डेफिनेटली जब वो ना देखा जा सकेगा, ना ही चखा जा सकेगा, ना ही सूंघा जा सकेगा, ना ही सुना जा सकेगा और ना ही छुआ जा सकेगा, तो फिर इट मीन्स कि उसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। इसीलिए फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, गैर हकीकी है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डेफिनेशन है जी, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ 5 सेंसेस। गैर हकीकी नाउन वो नाम होता है जिसे किसी एक भी हवासे खमसा से पहचाना या मालूम ना किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो चीज़ 5 सेंसेस पर पूरा ना उतरे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, यानी वो गैर हकीकी होती है। और याद रखें कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इनमें ज़्यादातर आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और फीलिंग्स के नाम शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसे नाम जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, जिनका कोई वजूद ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ जी एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। तो अब गुस्सा एक ऐसी शय का, ऐसी चीज़ का नेम है जिसको आप देख तो नहीं सकते, ना ही आप सुन सकते हैं, स्मेल भी नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ये 5 सेंसेस पर पूरा नहीं उतरता। इट मीन्स कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह एक नेम है जी जॉय। जॉय का मतलब खुशी। अब जॉय जो है, खुशी जो है, इसको आप देख तो नहीं सकते, ना ही इसे आप सुन सकते हैं, ना ही आप इसे स्मेल करेंगे, ना ही आप टच कर सकते हैं, ना कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एंगर और जॉय, खुशी और गुस्सा, दो हमने मिसालें देखी जो कि किसी कॉन्सेप्ट का, किसी आइडिया का नेम था, इनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं थी। इसी तरह नेम है जी लाई, झूठ, डेथ, मौत, चाइल्डहुड, बचपन। आप देखें ना, चाइल्डहुड ये कॉन्सेप्ट का नाम है, एक आइडिया का नेम है। इसको आप 5 सेंसेस से परख नहीं सकते, ये उनमें से किसी एक पर भी पूरा नहीं उतरता। इसी तरह फिर नेक्स्ट वर्ड है जी लाइफ। ये भी किसी चीज़ का नेम है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते। इसके अलावा है जी पॉलिसी, हिकमत अमली, थर्स्ट, प्यास। तो स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इसी तरह यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो इसमें दो वर्ड्स जो हैं, दो नेम्स जो हैं, वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। नंबर 1 ऑनेस्टी और नंबर 2 पॉलिसी। अब ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो ये एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया का नेम है। इसको आप 5 सेंसेस पर परख नहीं सकते, तो हम कहेंगे कि ऑनेस्टी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गैर हकीकी नाम है, इसका कोई वजूद नहीं है। इसी तरह पॉलिसी, हिकमत अमली, इसको भी आप छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते। तो ये 5 सेंसेस में से किसी एक पर भी पूरा नहीं उतर रहे दोनों नेम। तो पॉलिसी जो है, इसको भी मैं क्या कहूँगा कि ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड नोट कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनर जब भी टारगेट करेगा, जब भी आपको जांचना चाहेगा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के इसी पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहीं से वो क्वेश्चन तैयार करेगा। तो पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं उनकी जमा नहीं होती, ये आपने नोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं कहता हूँ कि हैप्पीनेस, खुशी, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसे ना मैं छू सकता हूँ ना ही देख सकता हूँ। तो हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं ये नहीं कह सकता हैप्पीनेस इज़, अब मैं ये भी नहीं कह सकता एंगर, एंगर्स, इसकी जमा नहीं बना सकता। इसी तरह वर्ड है जी ब्यूटी, खूबसूरती, तो खूबसूरती की मैं जमा ब्यूटीज़ नहीं बना सकता। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को जब ये पॉइंट बता दिया जाता है तो वो इसको नोट कर लेते हैं कि ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनकी जमा नहीं होती। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि लफ्ज़ है आइडिया और इसकी प्लूरल है जी आइडियाज़, उसके अलावा जब वो देखते हैं
कि वर्ड है जी विश, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसकी प्लूरल है जी विशेस। तो विशेस बहुत सारे सेंटेंसेस में प्लूरल यूज़ होता है। इसी तरह वर्ड है फंक्शन, तो फंक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसकी प्लूरल आपको हर जगह मिल जाएगी, फंक्शंस। अब इनको जब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ कि ही हैज़ 3 विशेस, उसकी 3 ख्वाहिशात हैं। ही हैज़ 7 आइडियाज़ इन हिज माइंड, तो यहाँ मैंने आइडियाज़ जमा यूज़ किया आइडिया का। इसी तरह मैंने कहा दिस मशीन हैज़ मल्टी फंक्शंस, कि इस मशीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो यहाँ मैंने फंक्शन को फंक्शंस प्लूरल के तौर पर यूज़ किया। तो वर्ड, फंक्शन, विश और आइडिया। अब ये 3 वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए कि आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है उनकी भी प्लूरल बन रही है, उनकी प्लूरल भी आपको मिलेगी। जी यही चीज़ मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे मैं आपको लाना चाहता था, और वो ये है कि अब जब आपके टीचर ने आपको ये बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल रहे हैं ग्रामर में, रिटन में, बुक्स में, जिनकी प्लूरल बनी हुई है, तो वो क्यों है जी। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब आपने ये देखना है कि इसका प्लूरल बनेगा या नहीं, तो आपने उसको गिनती के तौर पर गिन के देख लेना है कि क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। अगर तो वो गिने जाने के काबिल होगा तो फिर आप उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी जमा बना सकते हैं। अगर आप उसे गिन नहीं सकेंगे तो फिर आप उसकी प्लूरल, उसकी जमा नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल देखें आइडिया, तो इसको मैं जमा कर सकता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ जी 7 आइडियाज़, मेरे 7 आइडियाज़ हैं, मेरी 10 विशेज़ हैं, इसके 15 फंक्शंस हैं। लेकिन इसके बरक्स फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वर्ड है ब्यूटी, तो ब्यूटी को मैं गिन नहीं सकता, तादाद में इसको मैं बयान नहीं कर सकता, तादाद में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि 7 ब्यूटीज़, 8 ब्यूटीज़। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल नहीं बनेगी। इसी तरह हैप्पीनेस, खुशी, तो हैप्पीनेस की जमा भी हैप्पीनेसेस मैं नहीं कह सकता, इसकी जमा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए नहीं होगी। इसी तरह वर्ड है जी एंगर, तो एंगर को भी मैं नंबर्स में काउंट नहीं कर सकता। मैं एंगर्स, जब एंगर की जमा एंगर्स करता हूँ तो वो प्लूरल गलत होगा। एंगर जो है वो काउंट हम नहीं कर सकते, वो भी अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ी ही स्लाइड सी लाइन है जो आपने ड्रा करनी है। ये फ़र्क जो है वो बड़े ध्यान से याद रखना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो प्लूरल और सिंगुलर का, वाहद और जमा बनाने का जो मैंने डिफरेंस बताया है, ये बड़ी ही एक स्लाइड सी लाइन है और बड़े ध्यान से आपने इसको जहन में रखना है ताकि आप इसमें मिस्टेक ना कर सकें जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब इज्तिमाई नाम। Let's see the definition of collective noun. Collective noun is a noun which describes a whole group of objects as a single unit. कि collective noun एक ऐसा नाउन है जो चीज़ों के मुकम्मल मजमूए को एक वाहिद इकाई के तौर पर बयान करे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डेफिनेशन में मैंने ब्रैकेट में लिखा है कलेक्टिवली। कलेक्टिवली का मतलब इज्तिमाई तौर पर। अब कलेक्टिव नाउन ये वो नेम है जो किसी ग्रुप को एक वाहिद इकाई के तौर पर पेश करे। अब वाहिद इकाई क्या होती है? वाहिद इकाई का मतलब कि सिंगल यूनिट, एक शय के तौर पर। मसलन मैं कहता हूँ जी मेरे पास 1000 सोल्जर्स हैं। कितने? 1000। अब मेरे पास 1000 सोल्जर हैं, तो अब उनको मैं एक नाम देना चाहता हूँ इसी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को। जो मेरे पास सोल्जर्स का एक ग्रुप है, इसको मैं एक नाम कौन सा ऐसा दूँ कि ये सारा ग्रुप जो है इसे एक सिंगल नेम मिल जाए, और वो है जी मैं कहूँगा आर्मी या पुलिस। तो पुलिस क्या है जी? कलेक्टिव नाउन। क्यों? साबित हुआ कि बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर पुलिस या आर्मी तैयार करते हैं, इसलिए पुलिस या फिर नाम जो आर्मी है ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह मैं कहता हूँ जी फैमिली, तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, अफराद मिलकर क्या तश्कील देते हैं? एक फैमिली, एक ख़ानदान। तो फैमिली, पुलिस, आर्मी,
इसी तरह जब मैं कहता हूँ टीम, तो टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें 10 या 12 या मुख्तलिफ जितने भी प्लेयर्स हैं वो मिलकर एक छोटा सा ग्रुप तश्कील देते हैं, और उस ग्रुप का नाम मैं क्या रखता हूँ, टीम। अब जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होंगे उसे मैं क्या कहता हूँ, उसे मैं कहता हूँ क्राउड। क्राउड मतलब कि हजूम। अब हजूम कैसे बना जी, हजूम मुख्तलिफ लोगों के मिलने से, बहुत सारे लोग मिले तो वहाँ पर एक क्राउड डेवलप हुआ, एक हजूम बन गया। तो उस सारे हजूम को बयान करने के लिए मैंने एक लफ्ज़ क्राउड कह दिया तो आपको समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ नेशन, तो नेशन भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मजमुआ जो है वो मिलकर एक नेशन तैयार करता है। उसके बाद है जी, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन्हें क्या कहूँगा, उस सारे ग्रुप को मेरे पास कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो उनको कलेक्टिवली बयान करे, सिंगल यूनिट के तौर पर उनको एक वहादत बना दे, और वो है जी क्लास। मैं उन्हें क्या कहूँगा, क्लास। तो कलेक्टिव नाउन्स की ये एग्जांपल्स मैं इकट्ठी कर देता हूँ, आप देखिए ज़रा। टीम, क्लास, ग्रुप। अब ग्रुप जो है ये बजाते खुद एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, और उन चीज़ों को मैंने क्या नाम दे दिया, ग्रुप। ग्रुप, आर्मी, पुलिस, नेशन, कमेटी, फैमिली, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब तंजीम। अब तंजीम में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और उन तमाम इकट्ठे हुए लोगों को जब मैंने कोई नाम देता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ ये क्या है जी, एसोसिएशन। हर्ड्स, हर्ड्स का मतलब रेवड़, बहुत सारी बकरियां या भेड़ें जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हर्ड्स। तो कॉलोनी, बेवी, गवर्नमेंट, मोब, क्राउड, पार्लियामेंट, फ्लीट, हेयर, राइस। अब यहाँ पर वर्ड जो राइस है ये भी क्या है जी, चावल। अब आपने कभी ये नहीं सुना होगा चावलों या चावलें, उसकी जमा नहीं है उर्दू में। इसी तरह आप इंग्लिश में भी राइसेस नहीं कह सकते, आप कहेंगे राइस। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन जो आपने याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट को जो अब मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ इसी पे क्वेश्चन बनते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर आएगा तो पॉइंट नोट करें कि कलेक्टिव नाउन वाहद और जमा दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन ये कहना कि क्लास इज़ रीडिंग करेक्ट है, क्लास आर रीडिंग करेक्ट है। अब इसमें दोनों जो हैं ये ठीक हैं, क्लास इज़ रीडिंग भी ठीक है और क्लास आर रीडिंग भी ठीक है। अब एक और एग्जांपल, आर्मी इज़ फाइटिंग दुरुस्त है, आर्मी आर फाइटिंग ये भी दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं बेसिक पॉइंट की तरफ, जो कॉन्सेप्ट कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके लिए जो है वो आप ये एग्जांपल देखें और आपने मुझे बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्लास इज़ रीडिंग, क्लास आर रीडिंग। तो अब आपके ख्याल में इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि क्लास इज़ रीडिंग करेक्ट है, जबकि क्लास आर रीडिंग करेक्ट नहीं है। लेकिन यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास इज़ रीडिंग भी करेक्ट है और क्लास आर रीडिंग भी करेक्ट है, दोनों दुरुस्त हैं ये। इसी तरह जब कहा जाता है आर्मी इज़ फाइटिंग, आर्मी आर फाइटिंग, तो ये दोनों करेक्ट हैं। अब इसमें मौजूद यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे, कि क्लास पढ़ रही है वाहद जब हमने इज़ कहा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया तब भी दुरुस्त, और क्लास आर रीडिंग जब हमने कहा तो तब भी ये करेक्ट है। क्यों है ऐसा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कि आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट हो कि आप क्यों लिख रहे हैं कि आर्मी आर फाइटिंग या क्लास आर रीडिंग। तो स्टूडेंट्स नोट करें कि कलेक्टिव नाउन से जब हमारी ये मुराद हो, अब चूँकि कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप है ना, उसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो लोग हैं, शख्स हैं, जो भी है व्हाटएवर। तो कलेक्टिव नाउन से हमारी मुराद है जी एक ग्रुप, उसका नाम कोई भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें एक ग्रुप था और वो है क्लास, तो हमने कब उसको सिंगुलर यूज़ करना है और कब प्लूरल, अब ये आपने ध्यान से नोट करना है कि क्लास इज़ रीडिंग, क्लास पढ़ रही है, तो इससे हमारी मुराद है कि सारी क्लास मजमूई तौर पर, उसमें चाहे 10 हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, वो
मिल के सब इकट्ठे सरसरी तौर पर मैं कह रहा हूँ कि क्लास इज़ रीडिंग, क्लास पढ़ रही है मजमूई तौर पर, कलेक्टिवली मिलकर। अब यहाँ पर मैं सिंगुलर ही उसको वाहद ही यूज़ करूँगा जब मेरी मुराद क्या होगी, एज अ ग्रुप, एज अ होल। लेकिन जब मेरी मुराद कलेक्टिव नाउन से ये होगी कि किसी ग्रुप में मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो अलहदा इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर अपना अपना काम कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको प्लूरल के तौर पर, जमा के तौर पर यूज़ करूँगा। मसलन क्लास आर रीडिंग। तो अब यहाँ पर मेरी मुराद है कि क्लास में मौजूद एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट जो है वो अपना अपना काम कर रहा है। जब मैंने कहा क्लास इज़ रीडिंग तो मेरी मुराद थी कि क्लास एज अ ग्रुप, क्लास की सूरत में सारी की सारी जो है वो जी रीड कर रही है, पढ़ रही है। लेकिन जब मैंने कहा क्लास आर रीडिंग तो फिर सेंस चेंज होगी। फिर मेरी मुराद है कि क्लास में मौजूद असलम, अकरम, अनवर सारे लोग जो है, मेरी हर एक से लहदा मुराद है कि वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कहता हूँ आर्मी इज़ फाइटिंग तो इससे मेरी मुराद है कि आर्मी एज अ होल, एज अ ग्रुप की सूरत में, बस आर्मी की सूरत में ही, ग्रुप की सूरत में ही जो है वो फाइट कर रही है। लेकिन जब मैं कहता हूँ आर्मी आर फाइटिंग तो यहाँ पर मेरी मुराद है कि आर्मी में मौजूद हर सोल्जर अपनी पोजीशन संभाले हुए है, हर सोल्जर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हर सोल्जर जो है वो फाइट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का भी यूज़ करना है कि जब हमारी मुराद होगी एज अ ग्रुप की सूरत में सारे मिलकर कलेक्टिवली। लेकिन जब हमारी मुराद उसमें मौजूद हर शय से होगी कि वो एक्टिव है, वो अपना काम कर रही है, तो फिर हम उसमें प्लूरल के तौर पर उसको यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन को। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ द फैमिली इज़ फाइटिंग, इसका मतलब सारी फैमिली मिल के जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो भी है फ़ाइट कर रही है। लेकिन जब मैं कहता हूँ द फैमिली आर फाइटिंग तो इससे मुराद फैमिली में मौजूद जितने भी लोग हैं, रशीद है, अनवर है, अकरम है, वो सारे अपनी अपनी पोजीशन संभाले हुए फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि मैंने कब किस तरह से कलेक्टिव नाउन को वाहद यानी सिंगुलर के तौर पर सेंटेंस में यूज़ करना और कब मैंने प्लूरल के तौर पर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो था, एक पॉइंट जो था वो तो आपको मैंने समझा दिया कि आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब सिंगुलर यूज़ करना बड़ा आसान है कलेक्टिव नाउन को। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कहता हूँ कि टीम इज़ प्लेइंग, क्लास इज़ रीडिंग, आर्मी इज़ फाइटिंग, इसके बरक्स स्टूडेंट्स जब मैंने ये यूज़ किया टीम आर प्लेइंग, क्लास आर रीडिंग, आर्मी आर फाइटिंग, तो यहाँ पर एक ऑकवर्ड सेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है। माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि टीम आर प्लेइंग, क्लास आर रीडिंग और आर्मी आर फाइटिंग। जी तो स्टूडेंट्स इसी पॉइंट तक मैं आपको लेकर आना चाहता था कि कलेक्टिव नाउन को जब आपने प्लूरल यूज़ करना है तो उसके लिए एक टर्म नोट करें, ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स का मतलब तमाम अफराद। आपने जब कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पर, जमा के तौर पर यूज़ करना है तो आपने उससे पहले ये ऐड करके देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गौर कीजिएगा, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास, ऑल मेंबर्स ऑफ द आर्मी, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब इनके साथ आप प्लूरल वाले वर्ब यूज़ कर सकते हैं। मसलन ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम आर प्लेइंग, all members of the class are reading, all members of the army are fighting, all members of the family are writing। तो स्टूडेंट्स बताने का मतलब ये है कि जब आपने कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है तो आपने ग्रुप देखना है कि उस ग्रुप का नेम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप का नेम है टीम, तो टीम में अब क्या होते हैं, प्लेयर्स। तो अब मैं ऑटोमेटिकली ऑल मेंबर्स को रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं कहूँगा ऑल प्लेयर्स ऑफ द टीम आर प्लेइंग।
अब क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं क्या कहूँगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर रीडिंग। अब मेरे पास आर्मी है तो आर्मी में सोल्जर होते हैं तो मैं कहूँगा ऑल सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर फाइटिंग। इसी तरह ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर राइटिंग। इसी तरह क्राउड इज़ रनिंग, क्राउड दौड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हमने क्राउड को जमा के तौर पर यूज़ करना तो क्राउड आर रनिंग, ठीक है, लेकिन क्राउड से पहले हम क्या ऐड करेंगे, ऑल मेंबर्स इन द क्राउड आर रनिंग, के क्राउड में मौजूद सारे मेंबर जो हैं वो रन कर रहे हैं। लेकिन क्राउड में अब मेंबर्स तो एक आम टर्म है, क्राउड में क्या होंगे, मैन होंगे या वीमेन हो सकती हैं, औरतें हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें जी मैन है तो मैं कहूँगा ऑल मैन इन द क्राउड आर रनिंग, कि क्राउड में जितने भी मैन हैं, जितने भी शख्स हैं, मर्द हैं, वो दौड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह आप कलेक्टिव नाउन को टेक्निकली याद रख सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में हमने क्या सीखा, पहले नंबर पे कि ये किसी एक ग्रुप को वाहिद इकाई के तौर पर बयान करता है, मतलब मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनको इज्तिमाई तौर पर एक नाम दे देता है। दूसरा पॉइंट, हम वाहिद के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीम इज़ प्लेइंग, क्लास इज़ रीडिंग, आर्मी इज़ फाइटिंग, फैमिली इज़ राइटिंग, क्राउड इज़ रनिंग वगैरह। नेक्स्ट ये कि हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह जी, ऑल प्लेयर्स इन द टीम आर प्लेइंग, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर रीडिंग, ऑल सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर फाइटिंग, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर राइटिंग, ऑल मैन इन द क्राउड आर रनिंग। तो साबित हुआ कि जब हमने कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है तो उस ग्रुप में देखना है कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो प्लेयर्स हैं, वो सोल्जर्स का ग्रुप्स है, या वो किन चीज़ों का मरतब करदा एक ग्रुप है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उस ग्रुप के मेंबर्स को नाम दे देते हैं। मसलन ऑल प्लेयर्स, ऑल मेंबर्स, ऑल सोल्जर्स, ऑल स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कलेक्टिव नाउन जो हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं जी काउंटेबल नाउन। जी काउंटेबल नाउन बड़ा ही इजी, काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके। काउंटेबल नाउन मीन्स काबिल शुमार चीज़ों के नाम। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। उन चीज़ों के नाम जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, एनिमल, मैन, पर्सन, बॉक्स, टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, पेज एट्सट्रा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने जितने नाम यहाँ पर लिए हैं आप इनको काउंट कर सकते हैं, आप इनको गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन उन्हीं चीज़ों के नाम होंगे जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें डॉग है तो आप अगर आपके सामने 10, 15, 20 डॉग्स आ जाते हैं तो आप उनको गिन सकते हैं। नेक्स्ट है जी अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि नेम से ही वाज़ेह है कि ऐसी चीज़ों के नाम जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, द नेम्स ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के नाम विच आर अनकाउंटेबल, जो कि नाकाबिले शुमार हैं, जिन्हें आप शुमार नहीं कर सकते, जिन्हें आप गिन नहीं सकते। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं जी, फर्नीचर, लगेज, साजो सामान जिसे बोलते हैं, राइस, शुगर, बटर, वाटर, सूप, मिल्क, मनी, करेंसी, म्यूज़िक, आर्ट, लव। तो यहाँ पर ये जितने नेम मैंने मेंशन किए सब के सब क्या हैं, अनकाउंटेबल, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जितने मैंने एग्जांपल दी हैं इनको आप काउंट नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें इसमें से एक वर्ड है जी सोल्ट, तो जब आप कहते हैं नमक, तो नमक को आप गिन नहीं सकते। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि सर आप एक चुटकी सा नमक लाए, मैं आपको गिन के देता हूँ। तो उन्हें मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटा आप जिस नमक की बात कर रहे हैं उसकी रियल फॉर्म तो वो नहीं होती। रियल फॉर्म में तो वो लाइक ए स्टोन, एक पत्थर की तरह होता है। तो क्या आप एक पत्थर को
गिन सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं। इसी तरह जब आप शुगर चीनी की बात करते हैं तो वो तो उसकी अल्टीमेट फॉर्म है जो हमने बाद में उसको छोटे छोटे दानों में डिवाइड कर दिया हुआ है। इसी तरह आपके सामने जब हम कहते हैं फर्नीचर तो उसमें सारा कुछ आ जाता है, चेयर, सोफ़ा, बेड वगैरह जितना कुछ है। तो इसलिए फर्नीचर जो है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह वाटर, मिल्क और दुनिया में जितने भी मशरूबात हैं ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में अगर कोई आपसे बहस करता है कि देखें जी आप कह रहे हैं कि शुगर जो है, चीनी, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, तो मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। तो आप उसे कहें कि भाई हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि आप नॉर्मली उनको काउंट नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर तो इंसान ने एटम जो है उसको भी तोड़ के उसका न्यूक्लियस तक जा पहुँचा है। तो लिहाजा आप जहन में रखें कि अनकाउंटेबल नाउन उन चीज़ों के नाम होते हैं जिन्हें आप नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते। जी तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन जो है इसकी अंग्रेज़ी में जमा नहीं होती। आप फर्नीचर्स नहीं कह सकते, लगेजेस नहीं कह सकते, राइसेस गलत है, शुगर्स गलत, बटर्स, वाटर्स, इसी तरह जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं आप इनकी प्लूरल नहीं बना सकते, बल्कि ये हमेशा सिंगुलर यानी वाहद के तौर पर ही यूज़ होते हैं। मसलन फर्नीचर इज़ ब्यूटीफुल, शुगर इज़ स्वीट, वाटर इज़ कलरलेस, इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनकी प्लूरल इंग्लिश में मौजूद नहीं है। आप एस या ई एस लगा के उनको जमा यानी प्लूरल नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फिर हम इनका प्लूरल कैसे तैयार कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि आपने टर्म जो है वो याद रखनी है, पीस। पीस का मतलब टुकड़ा और इसका प्लूरल क्या होता है? पीसेस, टुकड़े। आपने वर्ड पीसेस लगा लेना जब आपने जमा बनाना होगा, इसका प्लूरल करना होगा इसका। फॉर एग्जांपल, आई सा मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, मैंने बहुत सारे फर्नीचर के टुकड़े देखे। या फिर आई सा मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, मैंने फर्नीचर के बहुत सारे आर्टिकल या नमूने देखे। तो इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और कॉमनली क्या है? पीसेस। पीसेस को आप हर एक के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक वर्ड है जी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब मालूमात, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसका जब आपने प्लूरल करना है तो आप इसके साथ क्या कहेंगे? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे बहुत सारी मालूमात दी। अगर आप ये कहें कि ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस तो ये फिर गलत होगा, ये करेक्ट नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप वर्ड जो है पीसेस, इसको आप यूज़ तो कर सकते हैं हर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रामेटिकली तो ठीक होगा, लेकिन जब सेंस देखी जाएगी, कंटेक्स्ट देखा जाएगा उस सेंटेंस का या उस चीज़ का, तो फिर बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स आपको मिल जाएंगे जिनके साथ ये सूट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मैनी पीसेस ऑफ वाटर, पानी के बहुत सारे टुकड़े, मैनी पीसेस ऑफ राइस, चावलों के बहुत सारे टुकड़े, तो ये इनके साथ सूट नहीं कर रहा। तो फिर एक दूसरी टेक्निक यूज़ करनी है, उसको भी नोट करें। वो ये है कि आपने जिस नाउन को प्लूरल बनाना है, जिसकी आप जो है वो तादाद ज़्यादा बताना चाहते हैं, तो उसके साथ ज़रा आप ऐसी एस तो लगाएंगे नहीं ग्रामर के रूल के मुताबिक अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो फिर आपने क्या करना है कि उस नेम का, फ़र्ज़ करें आपके पास वाटर है, पानी है, तो आपने उस चीज़ के नाप तोल का या इस्तेमाल का पैमाना देखना है कि आप उसको, उसका इस्तेमाल कैसा है, उसका पैमाना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वाटर है तो आप कह सकते हैं कि ग्लास ऑफ वाटर, टैंक ऑफ वाटर, बोतल ऑफ वाटर, पानी की बोतल। तो फिर हम यही वाली चीज़ें, उसके जो पैमाने होंगे उन्हीं को यूज़ करके उसका प्लूरल बनाते जाएंगे, उसके साथ हम उसको यूज़ करते जाएंगे। किस तरह जी? फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गेव मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, उसने मुझे पानी के 2 गिलास दिए। ही गेव मी 2 प्लेट्स ऑफ राइस, राइसेस नहीं कहूँगा, राइस, क्योंकि राइसेस SES से तो अनकाउंटेबल नाउन की जमा बनानी ही नहीं है। तो फिर प्लेट्स मैं कह सकता हूँ ही गेव मी 2 प्लेट्स ऑफ राइस,
या फिर ही गेव मी 2 बैग्स ऑफ राइस, बैग भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ शुगर, तो ही गेव मी 2 बैग्स ऑफ शुगर, उसने मुझे चीनी के 2 बैग दिए। जी, तो स्टूडेंट्स पीसेस वर्ड जो था वो चूँकि हर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ सूटेबल नहीं था, उसके लिए फिर हमने सोल्यूशन क्या निकाला कि हमने टेक्निक नंबर 2 यूज़ की। वो क्या थी कि जिस नाउन को आप प्लूरल करना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बताना चाहते हैं, तो उस चीज़ के नाप तोल का या इस्तेमाल का पैमाना देखकर उसके मुताबिक जो सूटेबल वर्ड या फ्रेज़ आपके पास निकले, आप उसको वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेक्निक नंबर 3 भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को की क्वांटिटी को ज़्यादा बताने के लिए। टेक्निक नंबर 3 जो है अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए जो यूज़ की जाती है, वो आपने 3 वर्ड्स जो हैं वो कॉमनली जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो आपने नोट कर लेने। सम का मतलब कुछ, लिटिल का मतलब थोड़ा सा, लॉट ऑफ या आ लॉट ऑफ बहुत सारा। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जब आपने इनकी मकदार जो है क्वांटिटी बतानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ये कहेंगे कि ही गेव मी सम वाटर, ही गेव मी अ लिटिल वाटर, उसने मुझे थोड़ा सा पानी दिया। ही गेव मी लॉट ऑफ वाटर, उसने मुझे बहुत सारा पानी दिया। इसी तरह आप इन वर्ड्स को दूसरे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, कुछ मालूमात दस्तयाब है। अ लिटिल इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, इंतहाई थोड़ी मालूमात दस्तयाब है। या फिर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, के बहुत ज़्यादा मालूमात दस्तयाब है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपने गौर करनी है कि मैंने एक रूल जो है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया इन सेंटेंसेस में, और वो ये है कि मैंने जितनी दफ़ा भी इंफॉर्मेशन यानी अनकाउंटेबल नाउन को इस्तेमाल किया इन सेंटेंसेस में, उसको मैंने एज अ सिंगुलर वाहद के तौर पर ही यूज़ किया है। आपने देखा कि सम इंफॉर्मेशन इज़ लिखा मैंने, इज़ अवेलेबल, फिर मैंने कहा कि अ लिटिल इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, फिर मैंने कहा कि अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने याद रखा कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करने हैं। प्लूरल करने पड़ेंगे तो फिर कोई ना कोई उनके साथ फ्रेज़, कोई ना कोई जुमला जो है, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, पीसेस वाली टेक्निक बताई, और उसके बाद सेकंड वाली टेक्निक जो थी उनके पैमाने और इस्तेमाल वगैरह के लिहाज से जो है कैस करके आप एक जुमला जो वो फिट कर सकते हैं उनके साथ। और इसी तरह फिर मैंने सम, लिटिल और अ लॉट ऑफ जो है इसका यूसेज किया। तो इस दौरान जो इस्तेमाल था अनकाउंटेबल नाउन का वो मैंने सिंगुलर ही रखा, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन्स को एस या ई एस लगा के मैंने जमा बिल्कुल नहीं बनाया। तो स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने फाइनली क्या सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन उन चीज़ों के नेम्स जिनको गिना नहीं जा सकता। नंबर 2, जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनकी फिर इंग्लिश में प्लूरल मौजूद नहीं है, वो हमेशा यूज़ होंगे तो वाहद के तौर पर। लेकिन अगर उनकी जमा बनानी पड़ जाए तो फिर टेक्निक नंबर 1 कि हम पीसेस का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। पीसेस मीन नमूने या टुकड़े। तो अगर वो सूट ना करे तो फिर हम जिस नाउन्स के साथ उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं उसके नाप तोल का या इस्तेमाल का पैमाना देखते हैं कि उसका यूसेज कैसा है। जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी कि अगर हम पानी की एग्जांपल ले लें तो उसके लिए ग्लास है, बोतल है, टैंक आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टैंक्स ऑफ वाटर, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, लेकिन वाटर्स नहीं कहना, एस उसके साथ ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह शुगर्स नहीं कहना बल्कि 2 बैग्स ऑफ शुगर कह लें आप, बैग्स को जमा कर लें लेकिन शुगर को आपने जमा नहीं करना, प्लूरल नहीं बनाना। उसके बाद टेक्निक नंबर 3 हमने ये सीखी कि कुछ वर्ड्स हैं जो मकदार बताते हैं किसी की, मसलन सम है, लिटिल है, लॉट ऑफ है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था अनकाउंटेबल नाउन जिसको हमने बड़े टेक्निकल तरीके से लर्न किया।
और यकीन करें कि आप किसी भी काइंड ऑफ नाउन को पढ़ेंगे तो तब तक ये इन्हेंस नहीं होगा आपके माइंड में जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। लेक्चर अटेंड करने के बाद आप एक सेपरेट पेज पर एक पैराग्राफ बुक पे सिलेक्ट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही की ऑफ सक्सेस है। अगर आप समझें कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी है तो आप पार्ट्स में इसको डिवाइड करके डेली बेस पे या आर्ली बेस पे इसको लर्न करते जाएं। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स ऐसे मटेरियल का नाम जिससे हम मज़ीद नई नई चीज़ें आगे तैयार कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर मोर थिंग्स। मतलब कि किसी ऐसी चीज़, मटेरियल या सब्सटेंस का नेम जिस मटेरियल से या जिस शय से हम मज़ीद आगे नई चीज़ें तैयार कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, मिल्क, कॉटन, वीट, ब्रिक, प्लास्टिक, फाइबर, मड। तो स्टूडेंट्स ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे आप मज़ीद आगे चीज़ें तैयार कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिए मटेरियल नाउन में अक्सर नेम जो होते हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में भी फॉल कर रहे होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में भी फॉल कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि अक्सर नेम्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ आपका कॉन्सेप्ट है। आप कम से कम किसी एक के बारे में तो क्लियर हो कि भाई ये मटेरियल नाउन है, बस ठीक है। फ़र्ज़ करें इसमें गोल्ड है तो आप कहते हैं कि गोल्ड सोना, सोने से आगे मज़ीद जेवर जो है वो तैयार किया जा सकता है, ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ठीक है ये एक मटेरियल नाउन है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है जी सिल्वर। तो सिल्वर का मतलब चांदी, इससे मज़ीद आगे चीज़ें तैयार कर सकते हैं। वाटर फ़र्ज़ करें पानी, पानी को आप कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे आगे तरह तरह के आप मशरूबात बना सकते हैं, ठीक, तैयार कर सकते हैं। इसी तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आगे आप कितनी ही चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये एक मटेरियल नाउन होगा। मिल्क है, इसी तरह वाटर है, मड है, मिट्टी जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मटेरियल्स के नेम्स हैं जिनसे आप मज़ीद नई नई चीज़ें आगे तैयार कर सकते हैं फर्दर। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड से मुराद दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मुरक्कब, मजमूआ। तो डेफिनेटली फिर कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज़ अ नेम विच इज़ conceived by joining two or more words। के कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाम है जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। जी, तो स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि जब दो या दो से ज़्यादा नामों को या लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया जाता है, एक नाम तैयार कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने याद रखना है कि कंपाउंड नाउन जो है जब आम तौर पर दो वर्ड्स कोई भी आप मिलाते हैं तो उनके बीच में एक छोटी हाइफन की जो साइन है, इलामत है, वो आनी चाहिए इस तरह से। ये हाइफन की अलामत जो है वो पिछले वाले वर्ड्स को नेक्स्ट उसके आगे जो वर्ड होता है उससे जोड़ती है और यही कंपाउंड नाउन की पहचान भी होती है। लेकिन बाद सूरतों में इसके बगैर भी आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि कम से कम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक नाम बन रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक वर्ड था प्रेशर और दूसरा था कुकर, तो आपने मिलाकर क्या तैयार कर लिया, प्रेशर कुकर। फिर आपके पास वर्ड था वॉशिंग और साथ में आपने मिलाया मशीन, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन एक कंपाउंड नाउन है। डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। उसके बाद है जी वाटर, बोतल, पानी की बोतल। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बोर्ड ऑफ मेंबर्स। फिर आप कहते हैं जी कोर्ट मार्शल एक टर्म है, तो ये भी कंपाउंड नाउन है। पेपर क्लिप कंपाउंड नाउन है। वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड आप कहते हैं, तो आपने देखा दो वर्ड्स इसमें ऐड हैं, वाइट और बोर्ड। इसके बाद फुटबॉल वर्ड है, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में आप देखिए आई लाइक सनलाइट, मुझे धूप पसंद है।
तो इसमें सन लाइट एक कंपाउंड नाउन है, अगरचे कि इसके बीच में हाइफन भी नहीं है, क्योंकि सन और लाइट दो वर्ड्स को मिलाकर मैंने एक नेम तैयार किया। तो स्टूडेंट्स ये था कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है जेरेंड नाउन। तो स्टूडेंट्स जेरेंड नाउन की समझ आपको तब आ सकती है बड़े अच्छे तरीके से जब आपको वर्ब की समझ बूझ होगी डीपली। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चूँकि हमने वर्ब भी पढ़ने हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जेरेंड नाउन की समझ नहीं आती, बाय द वे मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि जेरेंड नाउन जो है ये ऐसा नाम होता है जो इंग्लिश में वर्ब की ing वाली फॉर्म से तैयार किया जाता है। मतलब कि आपने जो वर्ड सेलेक्ट करना है, पहली शर्त कि वो वर्ब होगा। वर्ब कैसे जी? राइट, लिखना एक एक्शन है, वर्ब है ये, लिखना किसी काम का करना। तो राइट लिखना वर्ब है। अब मैं राइट की शक्ल किस तरह से, इसकी फॉर्म किस तरह से चेंज कर दूं कि ये एक नाम बन जाए, तो डेफिनेटली मैं लिखने से क्या कर दूंगा? लिखाई। राइट से क्या बन गया? राइटिंग। लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, धोना धुलाई। तो ये वर्ड्स जो हैं लिखाई, पढ़ाई, मतलब कि राइटिंग, रीडिंग, वॉशिंग, तो ये जेरेंड नाउन बन गए हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? जेरेंड नाउन इज़ अ नेम विच इज़ फॉर्म्ड बाय ing फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की ing वाली फॉर्म से डेवलप किया जाता है, तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स जब हम जेरेंड नाउन को तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आप गौर करें कि ये वर्ब नहीं रहता, बल्कि ये कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है। एक्शन नहीं रहता, हरकत नहीं किसी चीज़ की रहती। मसलन लिखना कोई एक्शन है, लेकिन जब हम लिखाई कहते हैं तो फिर वो प्रोसेस बन जाता है, किसी चीज़ का नाम बन जाता है। तो ये था जेरेंड नाउन। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमने वर्ब को डिस्कस करना है तो उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जेरेंड और इसके साथ साथ पार्टिसिपल जो हैं वो भी हमने डिटेल से पढ़ने हैं इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने नाउन और इसकी काइंड्स को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में अपने आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन लाजमी प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।